हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस संघर्ष बैच 2025 का प्रैक्टिस सेट 1 से दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। इसी तरह से आप लोगों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें 10 या 20 हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगभग 10 से 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल सोल्यूशन के साथ देखेंगे। डिटेल सोल्यूशन मतलब कि उसके आसपास के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो इसका पूरा यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखा कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये सारी चीजें मैं जो कि एग्जाम में आपका आने के लिए बहुत संभावना है, इस तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, पहले जो है 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाता है, वैसे भी आपका चलेगा, कभी कभी उस तरीके से भी मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ मैंने सोचा कि इस तरीके से देने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपको। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि इससे और भी चीजें मैं बताऊंगा जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। भारत के कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, बताइए कौन सा है। यहाँ पे झारखंड करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, झारखंड यहाँ पर सबसे अमीर राज्य, मतलब कि जहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन का सबसे अधिक कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, भंडारण कहाँ है, तो आपका झारखंड में है। ये ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर बात किया जाए तो भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान झारखंड में, जो कि मैंने यही बताया, सबसे बड़े कोयला खदान जहां पे पाया जाता है उसको खदान बोलते हैं, झारखंड राज्य में स्थित है, जिसको हम लोग झरिया कोलफील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, झरिया कोलफील्ड में जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान झारखंड में कहाँ है, तो झरिया कोलफील्ड में है। ठीक है, जो कि झारखंड में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। जैसे कि भारत में जो है झारखंड जो है सबसे बड़ा जो आपका कोयला भंडार है, सबसे बड़ा कोयला भंडार आपका कहाँ है, तो झारखंड में। इसके बाद कौन सा आता है, तो उड़ीसा और झारखंड का स्थान, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, सॉरी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तीसरा नंबर का पॉइंट है कि झारखंड में भारत का लगभग 26% कोयला भंडार होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिए कि ये दोनों पॉइंट्स आ जाता है कि झरिया का कोलफील्ड में सबसे अधिक कोयला खदान कहाँ है, तो झरिया का कोलफील्ड में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे झारखंड के बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आता है। तीसरा पॉइंट को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा 26% कोयला भंडार है झारखंड में। भारत का 100% में 26% सिर्फ झारखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों पॉइंट को देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश हीरे और तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश जो है हीरा और तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक उत्पादन अगर हीरा और तांबा का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसको मैं कलर में कर दिया। ठीक है, इसको कलर में कर दिया ताकि आपको यहाँ पे ध्यान में रहे। ठीक है, इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, या फिर व्हाट्सअप चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क का, टीन का जो है आपका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कुछ देख लिया। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस जिले में नागी बांध आपका स्थित है, तो कौन सा जिले में, तो जमुई जिले में। कौन सा, तो जमुई जिले में। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर, जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि नागी बांध जो है बिहार के जमुई जिले में स्थित है, इसको तो मैंने आपको बता दिया। नागी बांध पर बनाया गया, ये कौन सा नागी बांध कहाँ बनाया है, तो नागी नदी पर बनाया गया। कहाँ, तो नागी नदी पर आपका नागी बांध बनाया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। ठीक है, यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक कोई तालाब है या फिर कोई जगह है जहाँ पे साल भर या साल के कुछ विशेष समय तक जो अगर पानी यहाँ पे स्थित है, पानी रहता है, तो उसी को हम लोग आर्द्र भूमि, सिंपल भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। फिर इसे है कि इसे जमुई जिले में नागी पक्षी अभ्यारण्य के साथ संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे जो है ये जमुई जिले में नागी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नागी बांध के बाद कौन सा अभ्यारण्य है, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य है आपका वहां पर के साथ संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। ये जो है नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये संरक्षित क्षेत्र है आपका नागी बांध के साथ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक
ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो उद्देशिका जो है यहाँ पर उद्देशिका ये भारतीय संविधान का आपका आत्मा कहलाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी चीज़ों को देखिएगा आप लोग। तो संविधान की उद्देशिका को जो है इसको ही प्रस्तावना बोलते हैं। यहाँ पर अगर उद्देशिका ना देकर प्रस्तावना भी देता तो वो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे दे रहा है, लिखा हुआ है कि संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा मानी जाती है। क्या मानी जाती है, तो जिसको संविधान की उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी कह सकते हैं, उसको हम लोग आत्मा मान सकते हैं, उसको ही संविधान की आत्मा मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उद्देशिका में भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, ठीक है। क्या है कि उद्देशिका में यह बताया गया कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है जो न्याय समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, उद्देशिका में क्या बताया गया, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, ठीक है, और न्याय और समानता स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरा पॉइंट हमारा बताता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर इस तरीके से नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ये दिया हुआ है, अगर इसके जगह कुछ अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा तो अनुच्छेद में अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आपका आत्मा कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या फिर अनुच्छेद 32 को जो है आपका संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान के जनक कौन है, तो किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा। ये सबको अभी नहीं देखिएगा यहाँ पर, अनुच्छेद 32 को, यहाँ पर अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कि कौन सी योजना का उद्देश्य है, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री बचत योजना, राष्ट्रीय महिला कोष या महिला समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना। बताइए कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना लाया गया है, तो महिला समृद्धि योजना। कौन सा, तो महिला समृद्धि योजना, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे बोला जाए कि ये तो आपको मैंने बता दिया कि महिला समृद्धि योजना किस लिए है, तो बचत को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर पहला नंबर एक अगर ऑप्शन यहाँ पे देखें कि प्रधानमंत्री बचत योजना क्या है, तो यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू की गई थी। किसके लिए, तो गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू की गई थी यह योजना, और जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीब परिवारों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ठीक है, प्रधानमंत्री बचत योजना के तहत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे गरीब परिवार बोला गया, क्या बोला गया, गरीब परिवार। यहाँ पे सिर्फ महिलाओं का बात किया जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना, ठीक है। जो सफाई कर्मचारी महिला होती थी उनको जो है लोन दिया जाता था, इस तरीके से थोड़ा सा उनको समझाया जाता था, ठीक है। बी नंबर अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ऑप्शन का कि राष्ट्रीय महिला कोष क्या होता है, तो यह योजना महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए, तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऋण उपलब्ध करना, क्या, तो लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना, जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए लोन प्रोवाइड करना राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य था। आगे हम लोग अगर बात किया जाए सेकंड सी, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, तो जवाहर रोजगार योजना। ये जवाहर रोजगार योजना क्या है, तो यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए, तो गरीबी को कम करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया था, जवाहर रोजगार योजना। इसमें क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें रोजगार प्रदान करना था, ठीक है। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में आपका रोजगार प्रदान करना था जवाहर रोजगार योजना में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ सारी चीजें समझ चुके हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई महिला है और पुरुष है, अगर कोई ऑफिस है, यहाँ पे कोई भी मतलब स्कूल है मान लेते हैं, प्राइवेट स्कूल मान लेते हैं, यहाँ पे अगर एक पुरुष भी जा रहा है एक महिला भी जा रही है, तो ये दोनों को जो है यहाँ पे समान अधिकार मिलना चाहिए, समान इनको वेतन मिलना चाहिए। ये चीज़ को बताता है कि महिला आर्थिक हितों की रक्षा कौन सा आपका अधिनियम में बताया गया है, कोई अधिनियम में बताया गया है।
ये आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 किसमें, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों एक ही पदवी पर हैं, एक ही पद पर हैं, जैसे कि दो टीचर हुए, दोनों को जो है अगर बराबर, जैसे कि मान लेते सिंपल भाषा में समझिए कि दो स्कूल है, यहाँ पर जो है आपका एक प्रिंसिपल है, महिला प्रिंसिपल है और यहाँ पे एक पुरुष प्रिंसिपल है, तो ऐसा ना हो कि पुरुष प्रिंसिपल को ज़्यादा, आपका पुरुष जो है उनको ज़्यादा वेतन मिलेगा और इनको जो है कम मिलेगा, महिला को कम मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया था। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इसका यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। यह कानून महिलाओं को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का हकदार बनाता है। सामान्य कार्य के लिए मतलब एक जैसा कार्य अगर है तो उसके लिए समान वेतन का हकदार बनाता है, और जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा होती है और उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिलते हैं। उससे उनको जो है आर्थिक सुरक्षा होती है और उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और हम लोग देख लेते हैं जो भी ऑप्शन में था। तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम क्या है? ठीक है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, इस डेट को भी याद रखिएगा, 1984 मतलब कि उस 1984 में आया था। ठीक है, तो यह अधिनियम पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है, जो सीधे तौर पर कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा कि ये जो है अधिनियम परिवार के विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है, इसमें जो है महिलाओं के आर्थिक हितों से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इस तरीके से छट जाता है। फिर बी नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या है? तो यह अधिनियम दहेज लेने या देने को प्रतिबंधित करता है। यह अधिनियम क्या बोलता है कि दहेज लेना और देना दोनों जो है अपराध है। ठीक है, इसमें जो है ये जो है महिलाओं के आर्थिक शोषण से जुड़ा हुआ है, इसमें महिलाओं का आर्थिक शोषण से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य फोकस विवाह से संबंधित है। ठीक है, इसका मुख्य फोकस किससे है? तो विवाह से संबंधित है। उसमें दहेज लेना और देने को प्रतिबंधित करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था ये भी पूछ सकता है, तो कब आया था? तो 1961 में आया था। ठीक है, फिर ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम 1872। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1872, यह अधिनियम विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह का वैध बनाने से संबंधित है। अगर दो धर्म के लोग अगर विवाह करते हैं या जो दो जाति के लोग अगर विवाह करते हैं तो उनके बीच जो विवाह को वैध बनाने का संबंधित कौन सा भी आपका अधिनियम में है? तो विशेष विवाह अधिनियम 1872 में है। ठीक है, ये आपका कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से इसको ध्यान में दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किससे? तो अनुच्छेद 61 के तहत। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये महाभियोग क्या होता है निर्जस्ट मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि महाभियोग क्या होता है। एक सेकेंड, तो महाभियोग जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, इम्पीचमेंट बोलते हैं महाभियोग को, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उच्च पदस्थ अधिकारी मतलब कि राष्ट्रपति हो गया, उच्च न्यायालय के, आपका उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति या न्यायाधीश और को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसमें बताया गया कि महाभियोग में जो है उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश या उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इस महाभियोग का अर्थ यही होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब उन पर गंभीर कदाचार जैसे कि कानून का उल्लंघन या अपने पद का दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है। यह प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब उन पर गंभीर कदाचार जैसे कि कानून का उल्लंघन अगर वो लोग करते हैं या फिर अपने पद का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, तो यह प्रक्रिया तब शुरू होती है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया, इसमें क्या किया जाता है? तो राष्ट्रपति या न्यायाधीश को आपको हटाने का जिक्र किया हुआ है। राष्ट्रपति या हटाने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5 और 217 और 218 में महाभियोग प्रक्रिया को उल्लेख है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 61, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये पॉइंट, ये पूछ सकता है कि किसमें अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद में आपका महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 तो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 61 में सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन कुछ कुछ उल्लेख की बात किया जाए तो 124 के 4, 5 में, 124 का 4 और 5 में, और 217 में और 218 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यह प्रक्रिया विशेष रूप से राष्ट्रपति, किसके लिए? तो राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय और आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लागू होती है। कौन सी प्रक्रिया? तो महाभियोग प्रक्रिया, इसको ध्यान में रखिएगा कि महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी शुरू किया जा सकता है। ये जो महाभियोग प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में
शुरू किया जा सकता है, लाया जा सकता है। आगे है कि प्रस्ताव को सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। ये जो महाभियोग प्रस्ताव जब आएगा, जब इसका कार्यवाही शुरू होगा तो उसमें जो है उसको 1/4 सदस्यों का जो सदन है, जैसे कि लोकसभा हो गया तो उसका जितने भी सदन है उसका 1/4 सदस्य, अगर राज्यसभा है तो उसके जितने भी सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे है कि न्यायाधीशों के मामले में न्यायाधीश जांच अधिनियम, क्या तो यहाँ पे न्यायाधीशों के मामले में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सा अधिनियम? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है कि महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या दुर्व्यवहार की अक्षमता के आधार पर लाया जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान का अगर उल्लंघन होता है या दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण, जिसमें क्षमता न हो, के आधार पर लाया जाता है महाभियोग। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? बताइए, आयुर्वेद के जो महान विद्वान थे चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? ये आपका कुषाण वंश है। किससे? तो कुषाण वंश से संबंधित है। डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन से राजवंश? तो कुषाण वंश से संबंधित है। कौन? तो चरक विद्वान है। ये आपका आयुर्वेद के महान विद्वान चरक है। ठीक है, आगे है इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो चरक संहिता नामक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की है? तो चरक ने की है। किसने? चरक ने की है। चरक संहिता नामक ये क्या है? तो एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसका अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ देता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुला कड़फिसेस। ठीक है, तो कुजुला कड़फिसेस यहाँ पे संस्थापक थे, जो कि प्रथम शताब्दी में थे। ठीक है, प्रथम शताब्दी में मतलब कि उस समय उन्होंने इसका संस्थापक किया था। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक किसने किया था? तो कुजुला कड़फिसेस ने किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर सेकंड बात किया जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो बहुत ईजी है यहाँ पे, इसको तो ध्यान में रखते हैं आप लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अगर पूछा जाए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका पुष्यमित्र शुंग। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे पुष्यमित्र के बारे में एक चीज है, देख लीजिएगा कि वे मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा, अगर पूछ देगा कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ जो है आपका मौर्य साम्राज्य के आपके अंतिम राजा थे, इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो ये आपका बृहद्रथ का जो है आपका सेनापति था। कौन था? तो बृहद्रथ का आपका सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने इसकी हत्या करके यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त यहाँ पर गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगर मौर्य वंश किसके कौन से वंश के बाद मौर्य वंश आया था? तो नंद वंश के बाद। किसके बाद? तो नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया था। ठीक है, ठीक है, मौर्य वंश किसके बाद, किसकी हत्या करने के बाद? यहाँ पे धनानंद को हत्या करने के बाद। ठीक है, धनानंद को मारने के बाद यहाँ पे मौर्य वंश आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे गुप्त वंश तो बता दिया कि संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त, सबको याद ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की है? मीर कासिम जो था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित करता है? तो कहाँ करता है? तो मुंगेर, बिहार के मुंगेर में इसका स्थानांतरित करता है। मुर्शिदाबाद से कहाँ? तो मुंगेर में करता है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान में देखिएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध में किसको हराया था अंग्रेजों ने? तो मीर कासिम को हराया दिया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया और बंगाल पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था। ठीक है, अब बंगाल पर नियंत्रण, ये मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था। ठीक है, बंगाल का नवाब था, जिसने बक्सर के युद्ध में ये हार गया था अंग्रेजों के द्वारा, और बंगाल पर जो है आपका अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार हो गया था। बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में। इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? देखिए, मैंने इसमें कितने सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का बता दिया। ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे लास्ट में मैं बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, किस राज्य में भारत के गुज्जर और बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? तो कौन से राज्य में यहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में निवास करती हैं। गुज्जर और बकरवाल जनजातियां जम्मू और कश्मीर में निवास करती हैं। सबसे अधिक जनजाति की अगर बात की जाए, गुज्जर और बकरवाल जनजाति में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर है? तो आपका जम्मू और कश्मीर में ये पाई जाती है। सबसे अधिक अगर जनजाति की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल जनजातियां पाई जाती हैं। अगर यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि गुजरात में भील जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। गुजरात में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो भील जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो थारू जनजाति। कौन सी? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और राजस्थान में मीना जनजाति पाई जाती है। ठीक है,
जैसे तो जनजाति ऐसे बहुत सारे हैं, अगर मैं यहाँ पे सारे जनजाति का अगर नाम देने लगूँ और कौन कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं तो बहुत लंबा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मैं लगभग यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो भी लगभग है उसको मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो गुजरात में कौन सा, तो भील जनजाति, उत्तर प्रदेश में कौन सा, तो थारू जनजाति, राजस्थान में मीना जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों सबसे अधिक जनजाति, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे कोई आपका पार्टिकुलर जगह भील, थारू या मीना की बात नहीं किया जाए, सबसे अधिक अगर जनजाति की बात किया जाए कि वो कौन से राज्य में आपको पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मारना है, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए नहीं लिखे हैं, ठीक है। सबसे अधिक अगर जनजाति कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सा पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सा जनजाति पाया जाता है। चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, तीन ही ऑप्शन से आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, जिसको मनरेगा के नाम से, यहाँ पे जी नहीं होगा, ठीक है, मनरेगा के नाम से हम लोग जानते हैं, कि तहत कितने दिन को रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो 100 दिनों का, कितना, तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, तो मनरेगा के द्वारा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो है 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया, मतलब संसद के द्वारा पारित कब किया गया, तो 7 सितंबर 2005 को। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 2 फरवरी 2006 को इसको पहली बार शुरुआत हुआ था, ठीक है। शुरुआत अगर पूछेगा तो 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ और सिरसा जिलों में ये जो है आपका सभी ग्राम पंचायतों में शुरू हुआ था। ये इतना नहीं पूछता ये सभी चीज़ें, लेकिन कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को आपका कब शुरुआत हुआ था, 2 फरवरी 2006 को, और पारित कब हो गया था, तो 7 सितंबर 2005 को आपको संसद से, ठीक है। और 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया। इसमें जो है 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। मनरेगा का कार्ड अगर किसी के पास है तो उसको 100 दिनों का रोजगार मिलने का पूरा गारंटी दिया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ठीक है। अगर 15 दिनों के भीतर अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो उसको आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क के लिए बताना है कि आपका इसका क्या आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन में पढ़ देता हूं कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार, पीसीए के अनुसार, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। 2011 में आपका सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बिहार, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली या हरियाणा। बताइएगा किसमें करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाता है, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आपको लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छा से। और यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने यहाँ पे, जैसे कि आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे संविधान की आत्मा के बारे में बताया, तो इसको अनुच्छेद 32 को एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, गूगल से कर लीजिएगा। उस तरीके से मैंने तो यहाँ पे सभी चीज़ें ऐसे तो बता ही दी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे उत्पादन, जैसे कि ये आपका जो है खनिज से संबंधित है, तो ये खनिज से संबंधित जो भी चैप्टर्स हैं आपके पास नोट्स होगा, नोट्स नहीं होगा तो बोलिएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें जो है आप लोगों को आपको खनिज के बारे में, जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ कोयले की बात किया जाए तो खनिज के बारे में यहाँ पे आपको पूरा उसको पढ़ जाना है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे कि और मैं बताता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन आया था जनजाति के बारे में, तो जनजाति को आप लोगों को पूरा तरीके से पढ़ लेना है। जनजाति में कौन सा जनजाति कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।